चैप्टर 4 देख रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी दो डायमेंशन में? जब भी हम रिलेटिव वेलोसिटी की बात करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है वो देखते हैं। अब इसको हम 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में दोनों में बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने कहा कि भाई दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी और ये मूव कर रहे हैं वी ए और वी बी, इनकी वेलोसिटी है और ये दोनों की जो वेलोसिटी है वो किसी कॉमन फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मान लीजिए ग्राउंड है, तो वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट ए की, अगर बी से रिलेटिव देखा जाए, रिलेटिव टू दैट ऑफ बी, वी ए बी होगा वी ए माइनस वी बी। इसी तरीके से बी रिलेटिव टू ए कितना होगा, वी बी ए यानी वी बी माइनस वी ए। हम जानते हैं कि वी ए बी और वी बी ए दोनों साइन के हिसाब से, मैग्नीट्यूड के हिसाब से बराबर होते हैं, साइन के हिसाब से उल्टे होते हैं। तो मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन साइन दोनों का, यानी कि वी बी ए होता है माइनस वी बी ए, वी ए बी होता है माइनस वी बी ए और वी बी ए होता है माइनस वी ए बी। अब इसमें पहले मैं आपको एक सवाल बता दूं, फिर देखिएगा कि किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। जैसे एक रेन है, बरसात हो रही है और उसकी जो स्पीड है वो 35 मीटर पर सेकंड है। अब जो महिला है वो साइकिल चला रही है, उनकी स्पीड इतनी है 12 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में। अब ये जो बाइकर है वो इनकी स्पीड वो है, डायरेक्शन है, ये वाली जो रेन की है। अब आपको डायरेक्शन बताना है किस डायरेक्शन में इनको छतरी पकड़नी है। तो कुछ इस तरीके से होगा कि अगर हम इस डायग्राम को देखें और दोनों को देख के दोनों का ग्राउंड के हिसाब से वेलोसिटी क्या है, ये जो वेलोसिटी दी है तो किसके रिस्पेक्ट में है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। और क्योंकि महिला बाइसाइकिल में चल रही है तो जो वेलोसिटी है रेन की, जो एक्सपेक्ट कर रही है वेलोसिटी, मतलब रेन की रिलेटेड टू द वेलोसिटी ऑफ बाइसाइकिल, वो क्या होगी, दोनों की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो जो वी आर बी की बात कर रहा हूं मैं, रेन विथ रिस्पेक्ट टू दी बाइसाइकिल राइडर, वो होगी वी आर माइनस वी बी। ओके, वी आर माइनस वी बी। तो वी आर माइनस वी बी के लिए क्या करेंगे, वी बी को उल्टा कर दीजिए, वी बी का डायरेक्शन पहले उल्टा करिए, इसके टेल को यहां मिला दीजिए, वी आर के सर के साथ या टिप के साथ इसके टेल को मिला दीजिए। अब ये जो बनेगा ना वो आपका वी आर बी है। तो जो रिलेटिव वेलोसिटी वेक्टर है वो कैसे बनेगा, ये आपका थीटा बनेगा, थीटा वो आएगा वी बी बाय वी आर, वी बी बाय वी आर, क्योंकि इस थीटा की बात कर रहे हैं हम, जो 12/35 बनेगा। और ये एंगल आएगा, अगर आप इसको थीटा को tan इनवर्स निकालें तो करीबन 19 डिग्री करीब आता है। तो जो महिला है उनको अम्ब्रेला 19 डिग्री पर पकड़ना पड़ेगा, वर्टिकली टूवर्ड्स द वेस्ट। देखिए इसमें दिया भी हुआ, वर्टिकली टूवर्ड्स द वेस्ट, ताकि ये बरसात से बच सके। अब एक हमने और एग्जांपल देखा था पहले, जिसमें जो एक लड़का था उसको क्या अम्ब्रेला, किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला पकड़ना था। इसमें क्या है, एक महिला है उनको भी अम्ब्रेला पकड़ना है, यहां पर भी बरसात हो रही है। तो अंतर क्या है इसमें, इसमें जो लड़का है वो रिजल्टेंट यानी कि वेक्टर सम दो वेलोसिटीज का वो एक्सपीरियंस कर रहा है, लेकिन यहां पर जो महिला है वो वेलोसिटी जो रेन की है अपनी बाइसाइकिल के रिलेटिव यानी कि वेक्टर डिफरेंस, यहां आप कहेंगे वेक्टर सम वो एक्सपीरियंस कर रहा है या वेक्टर डिफरेंस एक्सपीरियंस कर रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब होता है यहां से आपने फेंका, इस तरीके से ऊपर गया और फिर वापस आया। जो मोशन है प्रोजेक्टाइल का, अगर ऑब्जेक्ट अपनी फ्लाइट में है, उसको इस तरीके से आपने फेंका या प्रोजेक्ट किया, तो ये जो मोशन बनता है उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं। जैसे आप फुटबॉल को किक करें, क्रिकेट बॉल है, बेसबॉल है, तो प्रोजेक्टाइल का मोशन इस तरीके से आप दो डायरेक्शन में समझ सकते हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को लीजिए, तो एक पॉइंट में ये यूं जा रहा है, एक पॉइंट में ये यूं भी जा रहा है, यानी कि दो कंपोनेंट एक साथ आप देख पा रहे हैं। एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है जिसमें एक्सीलरेशन नहीं है,
दूसरा है आपका वर्टिकल डायरेक्शन में, जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रही है। गैलीलियो साहब थे, उन्होंने ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट को अलग अलग बताया प्रोजेक्टाइल मोशन में, और उन्होंने ये बताया अपने डायलॉग ऑन दी ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम में। तो हम अगर डिस्कस करें, हम क्या करेंगे, जो एयर रेजिस्टेंस है उसको हम बिल्कुल नेग्लिजिबल मानेंगे, बिल्कुल जीरो मांगेंगे जब ये प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। ये जो प्रोजेक्टाइल है इसको हम v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मतलब जो भी बंदा इसे फेंकेगा वो v0 वेलोसिटी से फेंकेगा, और ये जो एंगल बनेगा यहाँ से यहाँ तक वो θ0 होगा। तो एक बार जब आपने इस ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसमें लग रही है, वो कहाँ लगेगी, हमेशा नीचे की तरफ, वो तो सेंटर ऑफ द अर्थ की तरफ लगती है। तो एक्सेलरेशन को कैसे लिख सकते हैं, और वो क्योंकि हमने कहा ये एक्स है ये वाई है और ये नीचे की तरफ लग रही है, तो हम क्या कहेंगे कि ये -y डायरेक्शन में जे है ना, जे -y होता है, मतलब जे जो होता है y बताता है, और -g क्या बता रहा है कि ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है, तो एक्सेलरेशन हमने -g कह दी। ax में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन में देखें तो ये 0 है, और ay भी आपका -g। आप इसी को मैं -g कह रहा हूँ, ये तो सेम है, ये तो मैंने वेक्टर बताया आपको। तो जो कंपोनेंट है वेलोसिटी v0 के किसी भी पॉइंट पे, अगर वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी भी अगर इस तरीके से है तो एक ये होगा एक ये होगा, यानी कि v0 cos θ0 और v0 sin θ0। v आपका 0 स्टार्टिंग का वेलोसिटी x डायरेक्शन में और ये y डायरेक्शन में। तो अगर इस तरीके से हम फेंकें v0 को और ये हमारा एक्सेस है, तो ये होगा v0 cos θ0 और ये होगा v0 sin θ0, यानी कि ये वाला v0 sin θ0। और एक्सेलरेशन हमने क्या लिया, -g और y डायरेक्शन में, नेगेटिव y डायरेक्शन में, राइट। तो अगर हम मोशन लें ऑब्जेक्ट का जो प्रोजेक्ट किया है वेलोसिटी v0 से θ0, अब इसमें बहुत सारी चीज निकल के आने वाली है, बहुत सारी चीजें क्या निकल के आने वाली है। यदि हम इनिशियल पोजीशन ओरिजिन माने, रेफरेंस फ्रेम जो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, तो यह शुरुआत करते हैं x0 और y0 से। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, हमारे पास पता है कि हम x जो मिलता है वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे। अब स्पीड यहाँ पर क्या है, v(ax) पहला, मतलब v0x, और v0x क्या है, x डायरेक्शन में क्या है, v0 cos θ0, x डायरेक्शन में इतना है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो x आ गया v cos θt। इसी तरीके से y क्या होगा, मतलब s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अगर हम y की बात करें, ये तो x हो गया, y कितना होगा, इस जगह पे हम जो इनिशियल वेलोसिटी है वो उस किस डायरेक्शन में लेंगे, वो इस डायरेक्शन में लेंगे आपका v0 sin θ0 t। अब यहाँ पर v0 cos θ0 लिया, यहाँ पर v0 sin θ0 ले रहे हैं, है ना, एक कॉस्ट इस डायरेक्शन में, एक ये वाली डायरेक्शन की बात हो रही है। तो यहाँ पर हम v0 sin θ0 लेंगे t माइनस हाफ gt स्क्वायर, जी नीचे की तरफ लग रहा है। जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का किसी टाइम t पे, वो हम कैसे निकालेंगे, vx आपका v0 cos θ0 v0x है, और vy क्या होगा, ये v इक्वल टू u प्लस at से vy होगा v0 sin 0 θ0 माइनस gt, ऐसा। तो यहाँ पर जो इक्वेशन है ये हमको x और y कोऑर्डिनेट बता रही है, ये x और y कोऑर्डिनेट है पोजीशन प्रोजेक्टाइल की। t के दो पैरामीटर हैं इसमें, एक तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी v0 और उसके बाद जो प्रोजेक्ट यहाँ जो θ0 एंगल है, यानी कि प्रोजेक्शन एंगल के। अब जो x और y हमने लिया है ये केवल एनालिसिस के लिया है ताकि सिंप्लीफाई कर सके। जो कंपोनेंट है वेलोसिटी का x कंपोनेंट यहाँ पर, वो पूरे इसमें ये x कंपोनेंट जो है पूरे इसमें सेम रहेगा पूरे मोशन में, केवल ये y कंपोनेंट आपका चेंज होता रहेगा, क्योंकि मूवमेंट कैसे हो रहा है इस तरीके से, तो x कंपोनेंट इसमें कांस्टेंट है, y कंपोनेंट चेंज हो रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में। और इसको इससे समझिए कि कोई चीज अगर ऊपर से नीचे गिर रही है तो क्या चेंज होता है इसमें, क्या चीज चेंज होता है इसमें, वो हमें देखना है ना। तो मैक्सिमम हाइट कहां तक पहुंचेंगे, जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएंगे तो एक तरीके से एक जीरो वेलोसिटी समझ लीजिए, तो v/0 होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर v पूरी जीरो हो गई, यहाँ पर जाके जो y कंपोनेंट है जीरो होगा, x फिर भी चलता रहेगा, और जो थीटा होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स किसी भी पॉइंट पे vy/vx, वो आप कहीं भी निकाल सकते हैं, इस पे भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं, वो आपको vy/vx बताएगा।
तो इक्वेशन क्या है? अगर आप पाथ की बात करें, अब हम पाथ की बात कर लेते हैं, हम जो प्रोजेक्टाइल फेंक रहे हैं, शेप क्या होगा? जो पाथ फॉलो किया जा रहा है प्रोजेक्टाइल द्वारा वो सिंपल है, यहां से यहां तक इस तरीके से शेप होगा। अब आप देखें कि अगर हम टाइम, अगर हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन आ चुके हैं एक्स और वाई, तो अगर हम इसमें टाइम हटा दें तो हमें क्या मिलेगा? ये जो इक्वेशन है पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल में, हमको एलिमिनेट करने हैं टाइम एक्स और वाई से, तो हम क्या करेंगे? अब देखिए इस जगह में हमने क्या किया, इस टाइम को हटा दिया, इस टाइम को हटा दिया, और इस टाइम की जगह हम क्या रख सकते हैं? यहां से एक्सप्रेशन रख सकते हैं। तो जहां जहां हमको जो जो चीज बन सकती है, टी को हटा के हम ये रख देंगे। अब इसमें जी है, इसमें थीटा जीरो है, इसमें वी जीरो है, ये सारे कांस्टेंट है, और इसका फॉर्म क्या है? y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर। अब आप जानते हैं ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, अगर इन सबको कांस्टेंट माना जाए तो ये पैराबोला की इक्वेशन है। तो पाथ जो प्रोजेक्टाइल का है वो आपका पैराबोला है। फिर से समझिए, जो पाथ प्रोजेक्टाइल का किसी भी पॉइंट पे बन रहा है, अब देखिए ये वी जीरो, हर एक पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट पे ये वी एक्स कंपोनेंट है, ये वी वाई कॉम्पोनेंट है, ये वी जीरो है। इस तरीके से कोई वेलोसिटी वी होगी यहाँ पर, ये वी जीरो, इसका एक्स कॉम्पोनेंट यहाँ है, वाई कॉम्पोनेंट क्या है? वी वाई जे, ये वी जीरो एक्स आई। तो ये वी जीरो एक्स आई आपको हर जगह सेम मिलेगा, लेकिन ये जो वी वाई है सबसे ऊपर जाके जीरो हो जाएगा। अब ये आपका नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता रहेगा, और फाइनली आप इस जगह पे आ जाएंगे। ओके, लास्ट में आपका ये जो वी वाई जे है वो माइनस वी जीरो वाई जे हो जाएगा। अब टाइम कितना लगेगा मैक्सिमम हाइट के लिए? कितना टाइम लगेगा प्रोजेक्टाइल को ताकि उस मैक्सिमम हाइट तक पहुंच सके? हम मानते हैं कि ये टीएम है। अब इस पॉइंट पे वी वाई कॉम्पोनेंट जो सबसे ऊपर जाके, ये वाला कॉम्पोनेंट तो जीरो हो जाएगा, ये वाला कॉम्पोनेंट केवल ये रहेगा, तो वी वाई जीरो है। तो अब वी वाई जो हमने लिया था, वी जीरो साइन थीटा जीरो माइनस जी टी एम, अगर टाइम की जगह टी एम रख दें, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी है सिंपली, और इसको हम जीरो रख दें तो टी एम आ जाएगा वी जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी। तो और जो टोटल टाइम आएगा इस प्रोजेक्टाइल मोशन में, उसमें क्या करेंगे? अगर हम y को जीरो रखें, किस इक्वेशन में? इस इक्वेशन में 4.38 में हम अगर इस y को जीरो रख दें तो क्या बनेगा? टोटल टाइम आएगा ना इससे, तो हमारा टोटल टाइम आएगा 2 v जीरो साइन थीटा जीरो बाई जी। टीएफ के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है, क्योंकि जाना और वापस चले आना, इसका मतलब टीएफ है 2 इंटू टीएम। जो पैराबोला है उसकी सिमेट्री को देखें तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक बात सेम रहेगी, इसीलिए इसको हमने टीएफ को 2 इंटू टीएम कहा है। मैक्सिमम हाइट कितनी होगी प्रोजेक्टाइल की? जो मैक्सिमम हाइट बनेगी इसकी, अब टी को हम टीएम रख दें, हमारे पास जो इक्वेशन है, हम बेसिक इक्वेशन इसी को चला रहे हैं, ये वाला। अगर ये इक्वेशन कैसे आई आप समझ गए तो बाकी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। हम क्या करेंगे? टी इक्वल टू टी एम, मैक्सिमम हाइट के लिए टी सब एम कहते हैं इसको। तो हाइट एम कितना बढ़ेगा? ये जो वेलोसिटी हमारे पास टाइम यहां से निकाल लिया हमने, इस टाइम को इधर डाल दीजिए, इस टाइम का स्क्वायर करके यहां डाल दीजिए, इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो आप देखेंगे हाइट आएगा इसका स्क्वायर वी जीरो साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। अब रेंज कितनी है? यहां से यहां तक आप जाएंगे तो हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी बनेगी? जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किया ट्रैवल प्रोजेक्टाइल ने, इनिशियल पोजीशन इसकी एक्स वाई दोनों जीरो है, और वो पोजीशन जहां पर वो y इक्वल टू जीरो को पास कर रहा है, उसकी फॉल जो वो वापिस आ रहा है, यानी इस जगह पे जाके इधर तक आया, तो ये इसकी रेंज होगी। इसको हम कहते हैं r, ये डिस्टेंस ट्रेवल है टोटल टीएफ टाइम में यहां से यहां तक। तो रेंज r क्या होगा? रेंज है आपका v जीरो कॉस थीटा जीरो टीएफ। ये स्पीड बेसिक आपको करना क्या है? कॉस वाले टर्म को टाइम से मल्टीप्लाई करना, और टाइम यहाँ पर टीएफ है। तो और टीएफ की जगह क्या है? टीएफ हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास टीएफ है, दिस टीएफ यू हैव टू यूज, इसको यहाँ रख दीजिए। तो आर आ गया आपका वी जीरो स्क्वायर साइन 2 थीटा सर, कॉस थीटा साइन थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, इसलिए ये साइन 2 थीटा आया है। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको बताता है कि अगर आपको प्रोजेक्टेड वेलोसिटी दी है वी जीरो, आर मैक्सिमम होगा जब साइन 2 थीटा मैक्सिमम होगा, यानी कि थीटा जब
45 डिग्री होगा। अगर आप 45 डिग्री से इसको फेंकें तो सबसे ज़्यादा रेंज कवर होगा। तो मैक्सिमम रेंज कितनी हो जाएगी? अगर यहाँ पर मैं साइन 2 थीटा की जगह या 2 थीटा की जगह आप 90 आ जाए या थीटा की जगह 45 डिग्री आ जाए तो ये हट जाएगा, ये v0² बाय g आ जाएगा। तो गैलीलियो साहब ने अपनी जो बुक है टू न्यू साइंसेस, उन्होंने बताया कि जो एलिवेशन एक्सीड कर रहा है या कम हो रहा है 45 डिग्री से बाय इक्वल अमाउंट्स, वो रेंज जो है उनकी इक्वल होती है। आपको स्टेटमेंट प्रूव करना। तो इसके लिए क्या है, एक जब हम प्रोजेक्टाइल इक्वेशन की बात करते हैं तो v0 वेलोसिटी है, थीटा d 0 से फेंका गया, तो r हमने देखा क्या बन के आ रहा है। तो इसमें r क्या बन के आ रहा है? आपका r आपका बन के आ रहा है v0² साइन 2 थीटा 0 बाय g। अब एंगल्स आप देखें 45 प्लस अल्फा, 45 माइनस अल्फा, 2 थीटा 0 क्या है 90 डिग्री प्लस 2 अल्फा, 90 ट्वाइस इसको कर दिया 2 थीटा, ये इसकी बात कर रहा हूँ। तो अगर एंगल आपका 45, क्योंकि इसमें कहा गया है एक्सीड कर रहा है या फॉल शॉर्ट कर रहा है 45 डिग्री से, तो 45 डिग्री प्लस अल्फा, 45 डिग्री माइनस अल्फा, इसको 2 ट्वाइस थीटा कर दीजिए, तो 90 प्लस 2 अल्फा, 90 माइनस 2 अल्फा, जो वैल्यू है 90 साइन 90 प्लस, अगर साइन निकालें इसका तो 90 माइनस 2 अल्फा का, अब देखें दोनों का सेम आएगा, और वो क्या किसके बराबर आएगा? 2 अल्फा के, कॉस 2 अल्फा के बराबर। तो जो रेंज है वो दोनों बराबर होंगी एलिवेशन की, जब वो एक्सीड कर जाएगा या 45 डिग्री से कम रह जाएगा, इक्वल अमाउंट अल्फा का होना चाहिए। एक हाइकर है जो क्लिफ के एज पे खड़े हुए हैं ग्राउंड से, और वो यहाँ से एक पत्थर फेंकते हैं हॉरिजॉन्टली, इनिशियल वेलोसिटी उसकी 15 मीटर पर सेकंड है। आप एयर रेसिस्टेंस को बिल्कुल निगलेक्ट कर दीजिए, आपको टाइम बताना है जो पत्थर है वो ग्राउंड पे कितने देर में पहुंचेगा और किस स्पीड से पहुंचेगा। तो फॉर्मूला हमारे पास सारे कुछ तैयार है, हम सीधे फॉर्मूले लगाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो ओरिजिन है इस तरीके से एक्स और वाई यहाँ पर करेंगे, इस पॉइंट को वो वहाँ रखेंगे जो एज है क्लिप जहाँ पर वो खड़े हैं t=0 पे। अब पॉजिटिव जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की वो हम इनिशियल वेलोसिटी के अलॉन्ग मानेंगे, और जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वाई एक्सिस की वो वर्टिकली अपवर्ड मानेंगे। कोई भी अलग आएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। जो एक्स और वाई कंपोनेंट है मोशन के, उसको हम इंडिपेंडेंटली ट्रीट करेंगे। तो जो हम इक्वेशन ऑलरेडी देख चुके हैं, इक्वेशन मोशन की होती है एक्स इक्वल टू, मतलब एक्स इक्वल टू एक्स टी इज क्या है, फंक्शन ऑफ एक्स टी इज v इक्वल टू यू प्लस ए टी, उसी का हमने एक्स टी इक्वल टू एक्स जीरो प्लस वी जीरो एक्स टी लिखा है। ऐसी हमारे पास दूसरी इक्वेशन है वाई कंपोनेंट वाली, उसको हम अपने एस के लिए या टाइम के लिए यूज करेंगे। तो वाई टी हो गया वाई जीरो प्लस वी जीरो वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब क्या है, इनिशियली एक्स जीरो वाई जीरो तो जीरो होगा, तो अगर वी जीरो इनिशियली वी जीरो वाई जीरो है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो आपका नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और v0x क्या है, क्योंकि यहाँ बताया गया है 15 मीटर पर सेकेंड, चलिए इसको यूज करेंगे। अब जैसे हम कैसे हमारा आया, हमारे पास इसको हम आगे यूज करेंगे, लेकिन ये v0x निकालने की जो संभावना है, क्योंकि हमारे पास y0 भी दिया हुआ है, x0 y0, v0y हमको दिया हुआ है, बस ox निकालना है, और ay हमको दिया हुआ है, तो हम पहले इसमें रखेंगे और उसके बाद जो हमारी वैल्यूज आती हैं वो हम v0x में, क्योंकि v0x भी हम निकाल सकते हैं। अब जो स्टोन हिट करेगा ग्राउंड को जब yt इक्वल टू, अच्छा जो भी yt वगैरह है, जो yt देख पा रहे हैं, ये है क्या, फंक्शन ऑफ t है बेसिकली। आप यहाँ पर वेलोसिटी की बात करें, लेकिन y कॉम्पोनेंट की बात कर रहे हैं। लेकिन जब yt की बात करते हैं तो -490 मीटर, ये बताया गया है कि भाई 490 मीटर है ग्राउंड के ऊपर, तो जब ये नीचे जाएगा तो 490 मीटर है, बेसिकली -490 मीटर आपका नीचे की तरफ है। इज दिस इक्वल टू, क्योंकि ये जीरो है आपकी वैल्यूज, तो ये हो जाएगा -हाफ 9.8 टी स्क्वायर, इसका मतलब टी आपका 10 सेकंड है। अब हम आते हैं वेलोसिटी v, ये तो vx पे तो v0x स्टार्टिंग की, लेकिन vy की बात करें v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जब हम y की बात कर रहे हैं तो v इक्वल टू 0y माइनस जी टी। तो स्टोन जब हिट करेगा ग्राउंड को तो v0x हमारे पास 15 मीटर पर सेकंड है, उसको हम इसमें रख देंगे तो यहाँ पर -98 मीटर पर सेकंड आएगा। तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो vx और vy डायरेक्शन के स्क्वायर को ऐड करके रूट आएगी, तो 99 आएगी, 15 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर। आपको इसमें करना क्या है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल दोनों को अलग अलग लेके चलना है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे करेंगे। ओके,
एक क्रिकेट बॉल है, इसको थ्रो किया गया, स्पीड इसकी 28 मीटर पर सेकंड है, डायरेक्शन इसका 30 डिग्री है अबव द ग्राउंड। आपको बताना है या कैलकुलेट करना है वेलोसिटी। पहली चीज तो मैक्सिमम हाइट क्या है, और उसके बाद टाइम कितना आपने ये बॉल लेगी ताकि ये सेम लेवल पे आ जाए, और जो डिस्टेंस है उस थ्रोअर का जो फेंक रहा है जब बॉल उसके पास आएगी सेम लेवल पे। तो इसमें हम डायरेक्टली सारे फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। जो मैक्सिमम हाइट है वो हमारे पास v0 साइन थीटा होल स्क्वायर बाय 2g, क्योंकि एंगल यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है 30 डिग्री, तो और ये भी हमारे पास है 28, तो इन दोनों को रखेंगे, ग्रेविटी जी लेंगे, तो हाइट तो यहाँ से आ गई अपनी 10 मीटर। अब टाइम के लिए हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे TF 2v0 साइन थीटा 0 बाई जी, यहाँ पर वैल्यूज रखेंगे। और जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ, डिस्टेंस फ्रॉम थ्रोअर, उसके लिए हम रेंज, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है v0 स्क्वायर साइन 2 थीटा स्क्वायर थीटा 0 बाई जी, और यहाँ पर हमारे पास साइन 2 थीटा, थीटा क्योंकि 30 है तो 2 थीटा आपका 60 डिग्री हो जाएगा, 28 इंटू साइन थीटा साइन 60 बाई 9.8। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ बना रहा है, अगर कांस्टेंट स्पीड है तो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, उसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म क्यों डाल रहे हैं इसमें, ये स्पीड के बारे में हम बता रहे हैं। जो यूनिफॉर्म है यानी कांस्टेंट है, पूरे मोशन में ये स्पीड बिल्कुल कांस्टेंट रहेगी। तो एक ऑब्जेक्ट है वो मान लीजिए मूव कर रहा है किसी यूनिफॉर्म स्पीड v से, एक सर्कल है जिसका रेडियस r है, तो अभी मैं इसका डायग्राम भी दिखाता हूँ आपको। वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की चेंज हो रही है कंटिन्यूसली, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है और ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन भी हो रहा है। तो मैग्नीट्यूड और एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, अब देखिए ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट का एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है, जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी वो कम हो रहा है ए से सी तक। यहाँ पर आपने क्या किया, एक टाइम इंटरवल लिया यहां से लेकर यहां तक मानिए, फिर थोड़ा और छोटा कर दिया, और उसके बाद आपने कहा कि नहीं, हमने पूरा एक ही पॉइंट ले लिया। तो हो क्या रहा है, अगर मैं इसको इस तरीके से ज्वाइन करूं, ये आर है, ये आर डैश है, ये डेल्टा थीटा एंगल है, यहाँ से यहाँ तक अगर डिस्प्लेसमेंट मान लें तो डेल्टा आर है, अगर ये पोजीशन लें आप, ये वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है, वेलोसिटी v डैश इस डायरेक्शन में है, ये पोजीशन p है, p डैश। अब हमारे पास अगर ये वेक्टर है v और ये v डैश, इसको जोड़िए और दोनों को जोड़ के देखेंगे आप, तो इस डायरेक्शन में डेल्टा v आ रहा है। फिर हम थोड़ा सा डिस्टेंस कम करते हैं, अगेन थोड़ा सा डेल्टा v इस तरीके से आ रहा है। और अगर एक पॉइंट की बात करें इस जगह पे, तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल टाइम इंटरवल हमने 0 कर दिया, तो जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्ट हो रहा है हर एक पॉइंट पे, कहाँ की तरफ है, सेंटर की तरफ है। देखिए ये भी इस तरफ है, ये भी इस तरफ है, यानी कि आप इसको मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो ये सेंटर की तरफ है, इसको आगे बढ़ा दूं तो सेंटर की तरफ है, यहां पर भी ये सेंटर की तरफ है। कहने का मतलब ये हुआ कि r और r डैश अगर आप पोजीशन वेक्टर है v और v डैश, वेलोसिटी आपकी है, r डैश पोजीशन वेक्टर है, v डैश वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, जब किसी दो पोजीशन p और p डैश पे है, तो डेफिनेशन के हिसाब से जो वेलोसिटी है किसी पॉइंट पे वो टेंजेंट के अलोंग होती है। अगर किसी एक पॉइंट पे देखें तो टेंजेंट अलोंग है, और डायरेक्शन ऑफ मोशन के ऊपर आप टेंजेंट बना दीजिए। जो वेलोसिटी है v और v डैश, आपने जैसे उसमें देखा, अगर हम डेल्टा v को ले लें और एक लॉ ऑफ ट्रायंगल बनाए, तो आप देखें जो क्योंकि पाथ आपका सर्कुलर है, तो v आपका परपेंडिकुलर आ रहा है r से, इसी तरीके से v डैश r डैश के परपेंडिकुलर आ रहा है, डेल्टा v परपेंडिकुलर है डेल्टा r से। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, डेल्टा v बाय डेल्टा t। एवरेज एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, डेल्टा v बाय डेल्टा t। तो एवरेज एक्सेलरेशन ये परपेंडिकुलर आ रहा है डेल्टा r के। अगर हम ये डेल्टा v रखे किसी लाइन में जो बाइसेक्ट करे एंगल r और r डैश के बीच में, तो हम देखेंगे कि ये किसके टूवर्ड्स डायरेक्टर है, डायरेक्शन इसका है सेंटर ऑफ द सर्कल। इसी तरीके से दूसरा फिगर भी जो मैंने आपको बताया, ये आपको सिमिलर क्वांटिटी है, लेकिन इसका थोड़ा इंटरवल हमने कम कर दिया। तो डेल्टा v यहाँ पर अगेन सेंटर की तरफ आ रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पर भी बताया, जो यहाँ समझाने की कोशिश की मैंने, कि आप देखेंगे ये डेल्टा v जिस तरीके से आ रहा है सेंटर की तरफ जा रहा है, थोड़ा कम डिस्टेंस ले लेंगे और आगे चल के डेल्टा t को इतना कम कर देंगे, डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर देंगे। तो डेल्टा t जब 0 कर देंगे तो एवरेज एक्सेलरेशन वही इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाएगा, और वो भी सेंटर की तरफ जा रहा है। तो हम देख पा रहे हैं कि जो एक्सेलरेशन है ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, वो हमेशा सेंटर की तरफ जा रहा है। मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, मैग्नीट्यूड इसका a होगा। हम जानते हैं डेफिनेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो डेल्टा v बाय डेल्टा t, लिमिट आप डेल्टा t टेंड्स टू 0 करेंगे।
तो एंगल जो पोजीशन वेक्टर r और आपके r डैश के बीच में है वो डेल्टा थीटा है। और क्योंकि वेलोसिटी v और v डैश ये हम एक जो परपेंडिकुलर हो रहे हैं पोजीशन वेक्टर से हमेशा, तो एंगल इनके बीच में क्या बन रहा है, डेल्टा थीटा। ये ट्राइंगल सी पी पी डैश, अगर मैं आपको फिर से ले जाऊं वहां पर, पोजीशन वेक्टर और जो ट्राइंगल जी एच आई बन रहा है वेलोसिटी वेक्टर v के v डैश और डेल्टा v के बीच में, तो वो दोनों सिमिलर होंगे। जो रेशियो है बेस लेंथ का साइड लेंथ का इस ट्राइंगल के हिसाब से वो बराबर है दूसरे ट्राइंगल के हिसाब से। मैं फिर से समझाता हूँ, यहाँ ले जाएंगे। अब आप देखिए, ये जो है दिस डेल्टा वी बाय डेल्टा वी इज इक्वल टू वी डैश बाय वी डैश वी बाय वी, हमारा एक प्रॉपर ट्राइंगल बन रहा है। तो जो प्रॉपर ट्राइंगल हमारा बन रहा है जी एच आई, और हमारा ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये ट्राइंगल आप ले लें या फिर ये ट्राइंगल ले लें, दोनों में ये ट्राइंगल लें या इसमें ये दोनों ट्राइंगल ले लें, इसमें ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो आप इसमें रेशियो ले सकते हैं साइड्स का, वो यहाँ पर काम हुआ है। डेल्टा वी बाय वी इज इक्वल टू डेल्टा बाय आर बाय आर। अगर डेल्टा वी निकालना है तो वी को इधर ले जाइए। तो आपका मैग्नीट्यूड क्या है एक्सेलरेशन का, हम जानते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा वी बाय डेल्टा टी, यानी कि वेलोसिटी और टाइम का रेशियो। लिमिट टी टेंड्स टू 0 लिया, आप क्या करेंगे, डेल्टा वी की जगह क्या रख देंगे, ये पूरा यहाँ पर रख दिया। इसमें वी और आर कांस्टेंट है, बाहर ले आइए, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। डेल्टा टी छोटा है, डेल्टा थीटा छोटा है, तो आर्क जो पी पी डैश बन रही है उसको आप अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा आर ले सकते हैं। तो डेल्टा आर क्या बना, वी डेल्टा टी के बराबर। और अगर हम डेल्टा टी को नीचे ले आए तो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी क्या बना, वेलोसिटी के बराबर। तो अल्टीमेटली बना क्या कि जब लिमिट हम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करेंगे और डेल्टा आर बाय डेल्टा टी करेंगे, यही आपका वेलोसिटी है। और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसे हम AC की बात कर रहे हैं वो आएगा v बाय आर इंटू वी। एक्सेलरेशन क्या होता है, v बाय आर इंटू वी, यह है v स्क्वायर बाय आर। तो एक्सेलरेशन किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मूव कर रहा है स्पीड v से सर्कुलर डायरेक्शन में और रेडियस r, उसका मैग्नीट्यूड होगा v स्क्वायर बाय आर, और ये हमेशा सेंटर की तरफ होगा। इसीलिए हम इसको, क्योंकि नाम ही इसका सेंटर की तरफ है, इसलिए इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ये नाम न्यूटन साहब ने बताया था। और इसकी एनालिसिस करें सेंट्रीपिटल डायरेक्शन की, तो आप देखेंगे कि और इसको और भी, ये केवल यहीं तक नहीं है, हाइगन साहब ने भी इसके बारे में बात की। और जो सेंट्रीपिटल ग्रीक टर्म से आता है, ये जो शब्द है इसका मतलब होता है सेंटर सीकिंग, सेंटर की तरफ जाने वाला। इसमें जो वेलोसिटी और आर है वो कांस्टेंट है, जो मैग्नीट्यूड है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वो भी कांस्टेंट है, लेकिन जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है वो हमेशा सेंटर की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसलिए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। एक और तरीके से इस चीज को डिस्क्राइब किया जा सकता, बताया जा सकता है कि वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन ऑब्जेक्ट की यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरीके से, कोई मान लीजिए P और P डैश पोजीशन पे, मान लीजिए डेल्टा टी टाइम में T डैश माइनस टी में जो लाइन CP बन रही है, अब जो लाइन एक आपकी CP बन रही है वो बार बार एंगल थीटा से चेंज हो रही है। जो डेल्टा थीटा क्या है, वो आपका एंगुलर डिस्टेंस है, ये वाली, ये आपका डेल्टा थीटा एंगुलर डिस्टेंस है। तो हम इस एंगुलर स्पीड ओमेगा से अगर रिप्रेजेंट करें एंगुलर स्पीड को, तो एंगुलर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ओमेगा, वो है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। ये थीटा कितना चेंज हो रहा है। अब जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ इस ऑब्जेक्ट का किसी डेल्टा टी टाइम में, वो डेल्टा एस मानिए। तो पीपी डैश मान लीजिए डेल्टा एस है, डेल्टा एस होगा कितना होगा, वेलोसिटी अगर आप देखें तो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, कितना रेट ऑफ चेंज ऑफ जो उसकी पोजीशन है। डेल्टा एस कैसे लिख सकते हैं, आर डेल्टा थीटा, ये अभी हमने पिछले डिस्कशन से देखा। तो इस आर डेल्टा थीटा को जरा इस पर रख दीजिए, ये होगा आर ओमेगा, v इक्वल टू आर ओमेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ओमेगा खास तौर पे आपकी एंगुलर वैल्यू है। तो हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को इस एंगुलर स्पीड के रिस्पेक्ट में कैसे लिख सकते हैं, AC v स्क्वायर बाय आर, v की जगह ओमेगा आर लिख दिया तो स्क्वायर हो गया, ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाय आर, तो ओमेगा स्क्वायर आ गया। तो AC कितना हुआ, ओमेगा स्क्वायर आर। तो जो टाइम लगा ऑब्जेक्ट का ताकि एक रेवोल्यूशन हो जाए, उसको हम कहते हैं टाइम पीरियड t। और जो जितने भी रेवोल्यूशन बनाए गए एक सेकंड में, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकंड 1/t। तो इस टाइम में जो डिस्टेंस मूव हुआ ऑब्जेक्ट का वो है 2 पाई आर, और वेलोसिटी ये डिवाइड बाय टाइम
टाइम से करेंगे तो वेलोसिटी कितना है, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम अगर 1/t इसको हम फ्रीक्वेंसी मान लें तो आपकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको यहाँ रख दें, ओमेगा आपका है 2 पाई ये न्यू, वेलोसिटी है 2 पाई r इंटू न्यू, एक्सेलरेशन हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई किया 4 पाई स्क्वायर v स्क्वायर r। ये आपको जरा याद रखना है, ये वाला जो डायग्राम। तो एक इंसेक्ट है वो ट्रैप हुआ एक सर्कुलर ग्रूव में, रेडियस इसका 12 सेंटीमीटर है और ये मूव कर रहा है स्टेडिली ऐसे सर्कुलर डायरेक्शन में। आपको एंगुलर स्पीड बतानी है, लीनियर स्पीड बतानी है मोशन की। क्या ये एक्सेलरेशन वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड क्या है। तो ये आपका सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, इसका मतलब r आपको दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और एंगुलर स्पीड ओमेगा जैसे मैंने बताया 2 पाई बाई टी, ये 2 पाई बाई टी और टी क्या है इसमें 7 रेवोल्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं 100 सेकंड में, यानी कि 7/100। बस आपको ये रखना है। लीनियर स्पीड क्या होगी, v इक्वल टू r ओमेगा, ये दोनों वैल्यू रखिए, मल्टीप्लाई करिए 5.3 आएगा। और जो डायरेक्शन है वेलोसिटी v की वो टेंजेंट के अलाउ, सर्कल के टेंजेंट के अलाउ होगी। एक्सेलरेशन कहाँ है, सेंटर की तरफ जा रहा है और क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली तो एक्सेलरेशन ये कोई कांस्टेंट वेक्टर नहीं है और उसका मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश करें एक्सेलरेशन का तो ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर r, ये दोनों वैल्यू है, रखिए इसको 2.3 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। समराइज करते हैं, स्केलर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होती है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, जैसे डिस्टेंस है, स्पीड है, मास है, टेम्परेचर है। वेक्टर क्वांटिटीज वो क्वांटिटी होता है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन, ये सारे के सारे आपके वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये वेक्टर अलजेब्रा के सारे रूल फॉलो करते हैं। वेक्टर ए अगर हम चाहे देखें कि ये किसी भी रियल नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वो भी वेक्टर बन जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा लैम्डा टाइम्स, अगर लैम्डा से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा टाइम बढ़ जाएगा। उसकी डायरेक्शन जो है या वो सेम होगी या अपोजिट होगी लैम्डा के हिसाब से। लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में होगी, लैम्डा नेगेटिव है तो अपोजिट डायरेक्शन में होगी। दो वेक्टर ए और बी, इसको हम ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं हेड टू टेल, या फिर आप पैरेललोग्राम मेथड से ऐड कर सकते हैं। वेक्टर एडिशन कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी प्लस ए के बराबर होता है। ये एसोसिएटिव भी होता है, पहले ए बी को जोड़ दीजिए, पहले बी सी को जोड़ दीजिए। नल या जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है और क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका जीरो है हमको उसकी डायरेक्शन हमको स्पेसिफाई नहीं करनी पड़ती। उसका प्रॉपर्टी केवल इतना होता है कि अगर हम किसी वेक्टर को जीरो से ऐड कर रहे हैं, नल वेक्टर से ऐड कर रहे हैं तो वही वापस आ जाएगा। लैम्डा को नल वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नल आ जाएगा, नल को ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नल ही आ जाएगा। सब्ट्रैक्शन को हम एडिशन के टर्म से बताते हैं। ए का सब्ट्रैक्शन हो रहा है माइनस बी से, ए माइनस बी का मतलब है ए का एडिशन हो रहा है माइनस बी से, यानी कि सब्ट्रैक्शन को भी हम सम के हिसाब से बताते हैं। तो ए माइनस बी का मतलब है ए प्लस माइनस बी। तो वेक्टर ए इसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं एक्स कंपोनेंट में, वाई कंपोनेंट में, किसी प्लेन में। तो ए आप ये कह सकते हैं दो कंपोनेंट हो सकते हैं या दो वेक्टर कह सकते हैं ए और बी के कंपोनेंट में। तो ये होगा लैम्डा ए प्लस म्यू बी, और लैम्डा और म्यू जो है ये रिजॉल्व किया आपने दो कंपोनेंट में। अभी इसको आगे देखेंगे तो एक्स और वाई डायरेक्शन में करेंगे, बाकी जितनी भी आगे चीजें आ रही हैं। तो ए को हम लैम्डा ए प्लस म्यू बी लिख सकते हैं। यूनिट वेक्टर किसी भी वेक्टर के साथ एसोसिएटेड ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और डायरेक्शन होता है इसी वेक्टर के अलावा। अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो वेक्टर लिखिए और डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से। तो यूनिट वेक्टर है आई जे के, ये वेक्टर्स हैं यूनिट मैग्नीट्यूड के और उनका डायरेक्शन क्या है एक्स वाई जेड, राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम में। एक वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरीके से ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। ए एक्स और ए वाई आपके इसके कॉम्पोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस अलॉन्ग वाई एक्सिस। जो वेक्टर ए है अगर वो एंगल थीटा बना रहा है, एक्स एक्सिस से ये थीटा है, तो ये होगा ए एक्स कॉस थीटा, ये होगा ए वाई साइन थीटा। ए एक्स होगा ए कॉस थीटा, ए वाई होगा ए साइन थीटा। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर रूट, और थीटा क्या होगा tan ए वाई बाय ए एक्स। तो वेक्टर हम बहुत आसानी से एनालिटिकल मेथड से भी जोड़ सकते हैं। सम दो वेक्टर्स का ए और बी का अगर वो एक्स वाई प्लेन है तो सीधा हम बता सकते हैं रिजल्टेंट है आर एक्स आई प्लस आर वाई जे। आर एक्स क्या है इसमें ए एक्स प्लस बी एक्स, और आर वाई क्या है आपका इसमें ए वाई प्लस बी वाई। जो पोजीशन वेक्टर है ऑब्जेक्ट की एक्स वाई प्लेन में, इसको हम बताते हैं आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे। और जो डिस्प्लेसमेंट आर से गया और आर डैश तक पहुंचा
वो डेल्टा आर होगा आर डैश माइनस आर, यानी कि एक्स डैश माइनस एक्स आई का कंपोनेंट साथ में है, वाई डैश माइनस वाई जे का कंपोनेंट है। यही चीज आपका एक्स डेल्टा एक्स है, यही चीज डेल्टा वाई है। यदि ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट इसका हो रहा है डेल्टा आर डेल्टा टी टाइम में, तो एवरेज वेलोसिटी इसकी आती है डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, वी इज डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। वेलोसिटी क्या होगी किसी टाइम पे, वो आपकी लिमिटिंग वैल्यू है एवरेज वेलोसिटी की, और जिसमें डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो रहा है। डेल्टा आर बाय डेल्टा टी लिमिट जब डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो आ रहा है तो डी आर बाय डी टी, इसको हम नोटेशन में अगर लिखें और 3 डायमेंशन में ले जाएं तो वी एक्स आई वी वाई जे वी जेड के, जहाँ वी एक्स है डी एक्स बाई डी टी, वी वाई है डी वाई बाई डी टी और वी जेड है डी जेड बाई डी टी। जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लॉट करेंगे तो वी हमेशा टेंजेंट की तरह होगा, जो भी कर्व बनाएंगे उसके इस तरीके से टेंजेंट की साइड में होगा जो भी पाथ हो ऑब्जेक्ट का। जो वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की वो चेंज हो रही है v और v डैश में अगर डेल्टा टी टाइम में, तो एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी v माइनस वी डैश बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। जो एक्सेलरेशन होगा किसी टाइम पे लिमिटिंग वैल्यू उसकी एक है तो डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा, तब उसकी एक्सेलरेशन आएगी, यानी बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, लेकिन साथ में डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो होगा जो कि डी वी बाई डी टी है। कॉम्पोनेंट फॉर्म में लिखना चाहें तो ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के, ए एक्स इसमें डी वी एक्स बाई डी टी है, ए वाई डी वी बाई डी टी है और ए जेड आपका डी वी जेड बाई डी टी। अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है प्लेन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तो इस ए आपका जो आएगा वो अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, जो इसमें जो पोजीशन वेक्टर है किसी टाइम टी जीरो पे वो आर जीरो है, और किसी और टाइम टी पे अगर आप देखें तो आर कैसे मिलेगा, अगर आर जीरो टी जीरो पे है तो आर होगा आर जीरो वी जीरो टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वेलोसिटी कैसे मिलेगी वी इक्वल टू वी जीरो प्लस ए टी, और वी जीरो वेलोसिटी है टी जीरो पे। कॉम्पोनेंट फॉर्म में देखें तो x होगा x जीरो वी जीरो एक्स, देखिए ये जीरो एक्स है ये जीरो वाई है, मतलब ओ एक्स है, और बेसिकली ओरिजिन की बात हो रही है, तो वी जीरो एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ये है वाई जीरो वी जीरो वाई टी हाफ ए वाई स्क्वायर। इसी तरीके से ये भी हम एक्स और वाई के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो मोशन जो प्लेन में होगा उसको हम दो अलग अलग साइमल्टेनियस मूवमेंट या वन डायमेंशन की बात कर सकते हैं जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में है। एक ऑब्जेक्ट अगर वो फ्लाइट पे है यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं प्रोजेक्टाइल। अगर ऑब्जेक्ट प्रोजेक्ट किया गया इनिशियल वेलोसिटी v जीरो है, इसका एंगल है थीटा जीरो, ये एक्स एक्सिस में है, तो हम अज्यूम करेंगे जो इनिशियल पोजीशन है वो कोइंसाइड कर रही है आपके फाइनल पोजीशन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो जो पोजीशन और वेलोसिटी है वो हमारी इन फॉर्मूला से दी जाती है एक्स वाई, ये वी एक्स है वी वाई है, वी एक्स कॉम्पोनेंट वी वाई कॉम्पोनेंट, और जो पाथ होगा प्रोजेक्टाइल का वो पैराबोलिक है, तो वाई इक्वल टू टेन थीटा एक्स माइनस जी एक्स स्क्वायर टू वी कॉस थीटा होल स्क्वायर, और जो मैक्सिमम हाइट ये प्रोजेक्टाइल अटेन करेगा वो आपका इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, टाइम इस एक्सप्रेशन से दिया जाता है, और जो हॉरिजॉन्टल ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, इसको हम रेंज कहते हैं, और रेंज जो है वो इस तरीके से दिया जाता है। एक सर्कुलर मोशन की बात करें तो ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन बना रहा है, कांस्टेंट स्पीड है, तो मोशन जो ऑब्जेक्ट का होगा उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। जो मैग्नीट्यूड इस एक्सेलरेशन का आएगा वो ए सी वी स्क्वायर बाय आर होता है, और जो डायरेक्शन होता है इस ए सी का हमेशा सेंटर की तरफ होता है सर्कल के। जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्टेंस है, ये रिलेटेड है वेलोसिटी वी से, वी इक्वल टू ओमेगा आर। जो एक्सेलरेशन ए सी है वो ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर है। यदि टी आपका टाइम पीरियड है रेवोल्यूशन का उस ऑब्जेक्ट का सर्कुलर मोशन में, वी इसकी फ्रीक्वेंसी है, तो आप ये न्यू कह सकते हैं इसको, तो ओमेगा होगा 2 पाई वी और न्यू वी होगा 2 पाई न्यू इंटू आर, और ए सी होगा 4 पाई स्क्वायर वी स्क्वायर आर। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।